अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के जो एग्जांपल हैं वो पढ़े, जिसमें रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेशन एंड ये रस्टिंग ऑफ आयरन और भी जितने वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, वो सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन है। उसमें डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी एनिमल, किसी भी एनिमल की बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का डाइजेशन होता है वो सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। और जो हम एक है कि हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जो हार्मोन्स रिएक्शन कर रहे हैं, हार्मोन्स में जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वो जो है सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है। तो लेकिन इन केमिकल रिएक्शंस का हमें ऑब्जर्वेशन भी तो करना है, पता तो करना है ना कि कहीं पे कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are following methods देखो, ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट मेथड हैं, क्योंकि कहीं भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कभी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, रिएक्टेंट लिक्विड है और जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है। तो सॉलिड जो होगा वो उसको हम बोलेंगे वहाँ पे प्रेसिपिटेट। हमारा जो रिएक्टेंट है लिक्विड है, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है, तो उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। ठीक है। और वैसे ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैसेस फेज में बनेगा, गैस बनेंगे, तो वो गैस रिलीज होगी तो वो अपीयर होगी और हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाता है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो वो जो रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, कभी टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता है, कभी डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से भी हम डिसाइड कर लेते हैं या ऑब्जर्व करके पता कर लेते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले प्रेसिपिटेशन से, तो वो पता करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन। बाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बाई फॉर्मेशन ऑफ in some chemical reactions after completion of reaction। देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म इन सॉलिड फेज। ठीक है। इसी सॉलिड फेज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं।
पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, यहाँ पे बनेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, ये यहाँ पे जो होगा ये कलरलेस होगा, यहाँ पर जो होगा ये कलरलेस होगा, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा वैसे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पूरा प्रेसिपिटेट बन गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलो सेकंड, बायो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके कि किस तरीके से जो है गैस जब इवॉल्व होती है तब हम डिसाइड कर लेते हैं, या उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि कौन से रिएक्शन में, किस टाइप के रिएक्शन में गैस रिलीज होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे। सेकंड, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, अब एग्जांपल से ही समझा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत जनरल एग्जांपल है, डायल्यूट H2SO4 लेते हैं प्लस एक रिएक्टिव मेटल लेते हैं, जिंक ले लिए। ये दोनों रिएजेंट जिंक और डायल्यूट H2SO4 10th क्लास के लैब में अवेलेबल होता है और बच्चों का प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब जिंक को डायल्यूट H2SO4 में ऐड करते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब में डायल्यूट H2SO4 भरेंगे, थोड़ा सा डालेंगे डायल्यूट H2SO4। देखो टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेटर्स ने पूरा भर दिया, ठीक है, एसिड पूरा भर दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लेके हम टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा वो केमिकल का मिसयूज़ नहीं होता है, ज़्यादा केमिकल थोड़े केमिकल में हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, केयरफुली हम थोड़े से केमिकल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो बेटर होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम केमिकल यूज करते हैं तो वो तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा ना, एटमॉस्फेयर में हमारे पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ज़मीन में जाएगा। ठीक है, वाटर को, अर्थ को पॉल्यूट करेगा। ठीक है, तो पोल्यूशन इंक्रीज करेगा, तो बहुत कम केमिकल हमें यूज करना चाहिए, जितना कम। अगर हमें हमारा जो टेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, थोड़े से केमिकल में हो जा रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डायल्यूट H2SO4 लेते हैं, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स हम डालते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स के रूप में जिंक होती है और कभी कभी टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में भी होती है, पीसेस होते हैं, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी होते हैं वहाँ पे। तो जो ये ग्रेन्यूल्स या पीसेस हैं जिंक के, इसको हम डायल्यूट H2SO4 में डालेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये टुकड़े आएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन जो है बबल्स के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी, तो वो हमें बिल्कुल दिखेगी। थोड़ा सा एक टुकड़ा डालेंगे ना तो ऐसा मतलब कि रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये जो टुकड़ा है, ये जो पीस है, ये बिल्कुल उछलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और थोड़ी टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, और जो जिंक सल्फेट है वो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, H2SO4 में, वो अपीयर नहीं होगा। ठीक है, ना तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, वो अलग से नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पे डायल्यूट H2SO4 की जगह पे हम डायल्यूटेड जो है वो HCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो नोट कर लो। देखो, बाई चेंज इन कलर, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है और उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें जो प्रोडक्ट का कलर होगा जो रिएक्टेंट के कलर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वैसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर में होगा। ठीक है, ऑरेंज इन कलर। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो होगा उसको एसिड में, मतलब एसिड उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, उसका जो पीएच होगा वो 7 से बिलो कर देंगे। ठीक है, 7 से काफ़ी बिलो हो जाएगा वो, मतलब उसको उसमें एसिड मिक्स कर देंगे, उसके पीएच को लो कर देंगे। ठीक है, तो एसिडिफाइड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे, तो पहले तो जो ये कलर ऑरेंज कलर था अब ये चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे रिएक्शन हुई, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो। बाय चेंज इन स्टेट, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे भी पता कर सकते हैं। अगर हम कैंडल ले लेते हैं, अगर वो सॉरी मोमबत्ती जो होती है कैंडल, उसमें वैक्स होता है, जो मटेरियल है वो क्या है, वैक्स है। उसको अगर हम हीट करेंगे, जलाएंगे, तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगा और उसके बाद फिर वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम कैंडल, जो वैक्स होता है। ठीक है, इसकी हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैक्स होता है। ठीक है, ये वैक्स कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल का कंबशन जब हो रहा है, बर्निंग हो रही है, उसको जला रहे हैं, तो वो अपने CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। बाई चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल हम घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन के टाइम में
मतलब जो रिएक्शन है वो या तो एक्सोथर्मिक होगी और या एंडोथर्मिक होगी। एक्सो का मतलब होता है हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और इंडो का मतलब है कि वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको हम अगर गर्म करेंगे, हीटिंग देंगे, मतलब हीट देंगे उसको, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो खुद हीट निकाल रही है, ठीक है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे रिएक्शन जो है वो दो टाइप की होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो रिएक्शन टू टाइप्स की, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। when temperature इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देन रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगी तो वहाँ पर अगर हम चेंज इन एनर्जी को लिखेंगे, यहाँ पे एंथैल्पी डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चेंज इन एनर्जी को। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो इसको हम माइनस डेल्टा ऐसे, क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं तो जो नेचर का रूल है उसके हिसाब से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का कंबशन होना चाहिए, एनर्जी यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा एच। और यहाँ पर देखते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, देन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिक्रीज, इंक्रीज करेगी यहाँ पे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे चेंज इन एनर्जी को प्लस डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो नोट कर लो पहले। चलो एग्जांपल भी इसी में लिख देते हैं। क्विक लाइम प्लस वाटर सेलेक्ट लाइम, ठीक है। क्विक लाइम बोलते हैं कली वाला चूना, जो एक होता नहीं है सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसको बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम यहाँ पे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड
ये रिएक्ट करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे बनाता है ये बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी, इस रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बुझा हुआ जो चूना होता है, अगर उसको, सॉरी बुझा हुआ चूना नहीं, जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली चूना बोलते हैं और क्विक लाइम बोलते हैं, अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, वो जो है लैब में तो अपरेटस होता है, वैसे ही अगर हम किसी ग्लास में ले लेते हैं, ग्लास में, ठीक है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा डाल देते हैं, उसके बाद देखेंगे रिएक्शन मतलब होगी तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी और हमारा ग्लास जो है गर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ये जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखना डिफरेंट टाइप की रिएक्शन के और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो ये नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम। 10th क्लास में हम केमिस्ट्री को 5 चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। एसिड बेस क्या होते हैं ये, इसके बारे में तो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो थोड़ा बड़ा पढ़ चुके हैं हम 9th क्लास में, और हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी मेटल रिएक्टिव होती है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होती है, कौन सी मेटल जो है इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब है लीस्ट रिएक्टिव, या वो रिएक्शन ही नहीं करती है। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे मतलब कि यूनिवर्स में जितने सारे जो कंपाउंड हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे जितने भी, वो सब कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मतलब यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, उन सारे एलिमेंट को हम एक टेबल में रखकर उनका स्टडी करेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं इतने ज़्यादा हैं, 118 एलिमेंट हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, तो इतने एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी जो है याद करना बहुत टफ है। तो उसको हम एक पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, और वो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिफ्थ चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं, उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से 5 चैप्टर में हम 10th क्लास के केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस मतलब कि अभी हम 9th क्लास में तो पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड के कंपोनेंट हैं, रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एक कंपोनेंट जो है वो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इन केमिकल रिएक्शन देखो ये जहाँ भी चेंजेस होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि वाटर है, ये आइस, ये जो है लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये 3 फेजेस में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखने में लगता है कि ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मान लो कि ये वाटर है, यहाँ पे आइस है, ठीक है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में एंड देन कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो यहाँ पर इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, और इसका केमिकल फार्मूला भी H2O है, इसका भी केमिकल फार्मूला H2O है। गैस में से यहाँ पे वेपर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल जो इसका कंपोजिशन है वो तो सेम है, जो केमिकल फार्मूला है वो वही है, सिमिलर है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला एक ही है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल फेजेस जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके फेजेस चेंज हो रहे हैं, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो जब वो फ्रूट जो है, फ्रूट की रैपनिंग होती है, मतलब फ्रूट पकता है, तो ये फल जो है कच्चा होता है, फिर वो पक जाता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मतलब कि उसके अंदर जितने भी वो कंपाउंड हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पे हम बोले जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकिंग होती है जब फ्रूट वो पकता है। तो मतलब कि वो कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो रहा है दूसरे टाइप के कंपाउंड में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, कंबशन ऑफ सब्सटेंस। हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, ठीक है, उसकी बर्निंग होती है, तो उसका जो भी उसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि जो कंपाउंड है उसकी ब्रेकिंग होती है, और वो उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो अपने ऑक्साइड में चेंज होते हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, मतलब कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो कन्वर्जन हो रहा है, इस टाइप का जो प्रोसेस हो रहा है, वो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन।
तो ये इसमें कंबशन ऑफ सब्सटेंस में देखो यहाँ पर राइपनिंग ऑफ फ्रूट में ये हम इसकी केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, जटिल होगी, वो अभी 10th क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं बताएंगे। और यहाँ पे कंबशन ऑफ सब्सटेंस जो है ये तो मतलब जनरल रिएक्शन या सिलेबस में इसको हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि हम कोयले को जला रहे हैं या किसी भी मटेरियल को ले लो जलाते हैं, मान लो कि कोयले को जला रहे हैं, कोयले, तो अगर कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसकी हीटिंग होती है तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कंबशन। तो यहाँ पे ये जो है कोयला, मतलब उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मीथेन ले लेंगे प्लस O2, तो इसमें इस कंपाउंड में कितने टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 टाइप्स के एलिमेंट हैं यहाँ पे। तो दोनों एलिमेंट अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन H2O में। देखो कभी कभी हम ये पढ़ते हैं कि जो वो कंबशन की जो रिएक्शन लिखी होती है, अगर उसमें कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, या जैसे कोयले को जब हम जलाते हैं तो कभी कभी हम CO लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और कभी कभी हम लिखते हैं CO2। तो देखो अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है, तो उस केस में CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की कमी में जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो हेल्थ के लिए डेंजरस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है बॉडी में वो रुक जाता है। तो ये CO जो है ऑक्सीजन की जगह पे CO हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, इसलिए जो है ये खतरनाक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो। तो देखो CO2, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो अगर CO2 जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक लिमिट में है, तो हम उसको पॉल्यूटेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि CO2 की तो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लेकिन अगर CO बन रहा है तो CO जो है वो जितना भी बनेगा वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जितना भी बनेगा वो पॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंबशन होता है किसी भी मटेरियल का वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं थर्ड एग्जाम्पल नहीं सर, पहले सेकंड एग्जाम्पल में एक दो ऑक्साइड और बना देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कंबशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 एंड देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ लिखेंगे, तो वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे एक ही एटम आएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसलिए हम लिख के बता दे रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, मैग्नीशियम का कंबशन होता है तो उस टाइम जो वाइट रेडिएशन निकलेगी, जो वाइट रेडिएशन निकलेगा वो आइस के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहाँ पे वाइट रेडिएशन निकलेगा, वो हमारी आइस के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे वो किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है उसको जलाएंगे तो वो मटेरियल जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है वो एलिमेंट कंबशन होगा तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो भी मतलब कि जो फूड मटेरियल है
उसकी उसका कंबशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फूड मटेरियल जो है बॉडी में वो उसका कंबशन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कंबशन होता है और उससे एनर्जी बनती है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, सेल का पावर हाउस बोलते हैं, मतलब कि सारी एनर्जी वहीं से प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चलो 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं लिखाऊंगी, बस इतना जान लो कि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन, चाहे वो रेस्पिरेशन किसी भी एनिमल के अंदर हो रहा हो, ठीक है, चाहे एनिमल, प्लांट और जितने भी अदर भी वो हैं उन जहाँ भी हो रहा है तो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब उसके बाद देखते हैं जो उसका कोरोजन। कोरोजन मतलब कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल का जो आउटर लेयर होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस होती हैं वो अगर मेटल रिएक्टिव है, जैसे कुछ मेटल होते हैं इनर्ट होते हैं, तो उनका कोरोजन नहीं होता है। मतलब कि मेटल के आउटर लेयर पर, आउटर लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो आउटर लेयर पे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं, अपने ऑक्साइड, सल्फाइड ये सब बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है इसका ये रप्चर हो जाता है, मतलब ये ख़राब हो जाती है, टूट कर गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो भी मेटल का जो भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, रॉड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो वो जो है कोरोजन में हम अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन में अभी पढ़ा देते हैं कोरोजन, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं कोरोजन क्या है, ठीक है। कोरोजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे आयरन अगर लोहे की रॉड है या जो भी आयरन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर उसके कांटेक्ट में, आयरन के कांटेक्ट में वाटर मतलब मॉइस्चर या मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो ये आयरन है ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर भी प्रेजेंट होता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद जो आउटर लेयर है वो रप्चर हो जाती है, मतलब वो टूट टूट कर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं घरों में, जंग लग गया है इस मटेरियल में, जंग लग गया, उसको बोलते हैं जंग लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिएक्ट करके बना लेता है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे XH2O लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे ये जो है ये वो जो है एक है नहीं कि पाउडर जैसा बन के वो निकल जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये XH2O है, तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं अगर चाहें तो। क्योंकि वहाँ पर भी है तो ये चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो ये जो है ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। नोट कर लो।